अनप्रोवोक्ड एग्रेशन। अनप्रोवोक्ड एग्रेशन इंटरनेशनल रिलेशंस का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई देश दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन करता है बिना किसी उकसावे के। अब इसकी बात हम कर क्यों रहे हैं? हमने देखा 9 दिसंबर को चाइना ने तवांग सेक्टर में सीमा का उल्लंघन किया, वो भी बिना किसी उकसावे के। भारत ने किसी तरह का उकसावा क्रिएट नहीं किया था, उसके बाद भी चाइना ने इस तरह की हरकत की वहां पे। तो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन को ही बेस बना के हम ये प्रेजेंटेशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना बार बार ये करने की कोशिश करता है और बहुत सारे देशों के साथ करता है। भारत कोई अकेला देश नहीं है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, मंगोलिया है, इवन रशिया के साथ भी चाइना के बॉर्डर रिलेशंस बहुत ही खराब रहे हैं कुछ कुछ सेक्टर्स में। क्योंकि चाइना की एक प्रॉब्लम यह है कि वो सेलेक्टिव कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है। सेलेक्टिव कार्टोग्राफिक एग्रेशन का मतलब ये हुआ कि चाइना करता क्या है कि इतिहास से कोई नक्शा उठा के ले आएगा, किसी डायनेस्टी का, क्विंग डायनेस्टी का, मिंग डायनेस्टी का, और ये कहेगा कि इस नक्शे के हिसाब से ये पार्ट चाइना का पार्ट था, ये मेनलैंड चाइना का पार्ट था। अब इस तरह से अगर हम इस तरह से भारत अगर करने लग जाए तो काबुल, कांधार और जो हिस्सा आज पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा, वो तो भारत का हिस्सा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मॉडर्न नेशन स्टेट आने के बाद से बॉर्डर्स जहां पे एक परमानेंट कॉन्सेप्ट हो गए, वहां पे इस तरह का कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी कि वो एग्रेशन जो पुराने नक्शों के जरिए किया जाता है, उन नक्शों का अब कोई भी इस्तेमाल जायज नहीं ठहराया जाएगा आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। पहले भी वीडियोस बनाए थे रशिया और यूक्रेन वॉर में, अगर भारत मध्यस्थता करता है तो क्या होगा, क्या चैलेंजेस भारत के सामने आएंगे। एक और प्रेजेंटेशन बनाया था कि भारत दिखाएगा दुनिया को रास्ता, किस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो वो प्रेजेंटेशन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जाके उन प्रेजेंटेशन को भी देखिए। बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन हमने बनाने की कोशिश की है, अब बाकी तो आप लोगों के देखने के बाद ही पता लगेगा। तो शुरू करते हैं। जो चाइना कर रहा है आजकल, केवल और केवल तवांग सेक्टर की बात ना करें, हम गालवान की बात भी करें, हम डोकलाम की बात भी करें, चाइना आखिर इस तरह की हरकतें करता क्यों है? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि चाइना बार बार, एक तो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चाइना किसी नियम कायदे को नहीं मानता है, पहली बात तो ये। पर इसके बावजूद भी हमने क्या किया कि हमने चाइना के इस तरह की करनी को दो कारणों में बांट के रखा है, दो कारकों में बांट के रखा है। वो दो कारक है, पहला है एंडोजीनियस फैक्टर्स, दूसरा है एक्सोजीनियस फैक्टर्स। अब एंडोजीनियस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें अंदर से कारण निकल के आते हैं, आंतरिक कारण होते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं। अब इसमें 3-4 तरह की बातें हैं जो जानना आवश्यक है। पहला तो ये, आप लोगों ने 10-15 दिन पहले न्यूज में सुना होगा और अभी भी चल रहा है कि शी जिनपिंग की लीडरशिप के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट है वहां पे शी जिनपिंग को अब पसंद नहीं किया जा रहा है और जिस तरह की निरंकुश सत्ता शी जिनपिंग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अब उसके खिलाफ प्रदर्शन ना केवल सड़कों पे है बल्कि सरकार के अंदर भी है। और ये देखा गया है, जब भी इस तरह के लीडर्स के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है तो ये लीडर्स करते क्या है कि बाहर किसी दुश्मन को क्रिएट कर लेते हैं। यही माओ ने किया था। 1962 का वॉर कहा जाता है कि उसके पीछे एक कारण ये भी रिस्पॉन्सिबल था कि माओ को लगने लग गया था कि उसकी सत्ता अब खत्म होने वाली है चाइना में, तो उसने क्या किया कि उसने एक युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध की वजह से लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस वक्त। यही मसोलिनी भी किया करता था, यही हिटलर भी किया करता था, यही बाकी सारे तानाशाह भी करते हैं, यही नॉर्थ कोरिया का जो किम उनसुंग है, ये वही काम एग्जैक्टली वो भी करता है। उसने बाहर दुश्मन क्रिएट करके रखे हुए हैं ताकि अंदर वो अपनी सत्ता कायम रख सके। तो ये भी एक कारण है जो अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं चाइना में और शी जिनपिंग के लीडरशिप के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो शी जिनपिंग को लगा अगर हम इस तरह करते हैं तो हम अंदर कंट्रोल कर पाएंगे और लोगों का ध्यान भटका पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि चाइना में इस वक्त जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, जिसकी वजह से लगभग आधा चाइना लॉकडाउन में है। अब कोरोना वायरस पैंडेमिक को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, लोग बहुत ही संकट से गुजरे हैं, लोगों ने अपने को खोया है। पर इसके बावजूद भी अगर 2 साल से लॉकडाउन लगातार चलता रहे तो एक लॉकडाउन फटीग हो जाता है, लोगों को अब लॉकडाउन से बाहर निकलना है। हमने ये भी देखा था, अभी कुछ दिन पहले समाचार में आया था कि वहां पे चाइना में किसी टाउन में एक बिल्डिंग में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि वहां पे बैरिकेडिंग लगी थी लॉकडाउन की वजह से और लोगों की जान उसकी वजह से चली गई। तो जीरो कोविड
को लेके भी लोगों के अंदर बहुत रोष है। अब लोगों के अंदर लॉकडाउन फटीग आ चुका है, लोग बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, खासकर इस आर्थिक मंदहाली के दौर में जब फूड क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब वो लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। तीसरा है कि चाइना इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल हो रहा है। 1990 के दशक से लेके 2020 तक हमने ये देखा चाइना ने एक ग्रोथ दिखाई, चाइना के ग्रोथ पैटर्न में बहुत स्टेबिलिटी रही, पर कोरोना वायरस पैंडेमिक और खासकर और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चाइना में अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। इसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर उनकी प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस है। हमने एवरग्रांडे लिक्विडिटी क्राइसिस के बारे में सुना था कि वहां पे एवरग्रांडे एक उनकी सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जहां पे लोगों का निवेश किया हुआ पैसा अब लोग बाहर निकाल रहे हैं, बाहर की कंपनीज भी अपना पैसा बाहर निकाल रही हैं, और जो लोग चाइना के अंदर भी हैं, जो वो फ्लैट्स खरीद रहे थे, उन टाउनशिप में घर ले रहे थे, वो भी अब उनकी ईएमआईज नहीं पे करना चाहते हैं। तो एवरग्रांडे के पास अब पैसे की समस्या हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। प्रॉपर्टी मार्केट किसी भी देश के विकास का एक पैरामीटर होता है, किसी भी देश के डेवलपमेंट का पैरामीटर है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस में चल रही है, अगर प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश के डेवलपमेंट में कहीं फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो वहां की प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस अभी हाल के दौर में तो नहीं सुलझने वाली है। फोर्ब्स मैगजीन ने तो खासकर इस बात को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया है, आप देख भी सकते होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में मैंने अभी आपको सेकेंड पॉइंट में बताया कि उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुका है। अब वो लॉकडाउन की वजह से है, वो किसी और कारणों की वजह से भी है कि निवेश कम हो गया है, या बाहर अब सामानों की बिक्री जो चाइना एक्सपोर्ट किया करता था वो एक्सपोर्ट उनके कम हो चुके हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके, मगर अब चाइना में हम अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में फूड क्राइसिस हो रही है, लोगों के यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब चाइना जैसी शक्ति और चाइना जैसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, वहां पे अगर उनको आर्थिक रूप से भी इस तरह की समस्याएं होंगी तो डेफिनेटली प्रोटेस्ट होंगे इंटरनल लीडरशिप को लेकर, और वो इंटरनल प्रेशर्स अब सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे कि लोगों का ध्यान भटके, और तवांग सेक्टर में जो किया गया ये उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि बाहर अगर चाइना कुछ करता है या ताइवान के खिलाफ कुछ कर रहा है या मिसाइलें उड़ा रहा है, तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनके अंदर अब बहुत सारा डिस्टरबेंस है, जिस डिस्टरबेंस को चाइना अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड सेट ऑफ फैक्टर्स हैं एक्सोजीनियस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो बाहर देशों से आते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से क्रिएट हो रहे हैं चाइना पे। अब ये फैक्टर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना की हाल के दौर में ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख बहुत गिरी है, चाहे उनकी कंपनीज के काम करने का तरीका हो। हमने हुआवे का या एलटीई का केस सुना कि कैसे यूरोप में या अमेरिका में उन कंपनीज को अब बैन कर दिया गया है, वो कंपनीज वहां काम नहीं कर सकती है, और कारण ये दिया गया है कि ये कंपनीज चाइना की मिलिट्री के लिए स्पाइंग का काम करती हैं, और यही रीजन है कि उन कंपनीज को अब वहां से उनकी कंपनीज में कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ये एक बहुत, हमने भी, इंडिया ने भी लगभग उनके 20 एप्लीकेशंस को भारत में बंद कर दिया। कारण ये था कि उनके एप्लीकेशंस पे संदेह था कि वो एप्लीकेशंस इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख, और बहुत सारे रीजंस हैं। हम उन रीजंस को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन ये है कि अब चाइना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे अलायंसेस बन रहे हैं। जैसे क्वाड एक अलायंस है जिसमें इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये अलायंस इसलिए बना कि चाइना को न्यूट्रलाइज किया जा सके। चाइना का जो बिहेवियर है, एरेटिक बिहेवियर है इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसको कोई जानता नहीं है कि चाइना किस तरह बिहेव करेगा, उस बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह के अलायंस प्रेशर्स हम देख रहे हैं कि चाइना पे अब क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना बहुत ही तिलमिलाया हुआ है। और ये केवल इन देशों का प्रेशर नहीं है, इवन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, जैसे एससीओ या G20 या और भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रिक्स,
इनमें भी अब चाइना की साख बहुत कम हो रही है। अब चाइना को बहुत कम सुना जा रहा है। चाइना के पास बहुत दिनों तक की बहुत पैसा रहा जिसकी वजह से वो देशों को सपोर्ट कर पाया, पर अब चूंकि उनके यहाँ भी क्राइसिस है तो देश अब चाइना की बात सुनने को तैयार नहीं है और देशों को ये लगने लग गया है कि चाइना अब बहुत सारी समस्याएं उनके लिए कर रहा है। हमने श्रीलंका को देखा, हमने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को देखा किस तरह से चाइना की जो लोन देने की पॉलिसी है, जो हमारा एक्चुअली अगला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं नव साम्राज्यवाद। चाइना एक नव साम्राज्यवाद या विस्तारवाद करने की कोशिश कर रहा है। इसको इंग्लिश में नियो इंपीरियलिज्म बोलते हैं कि चाइना अब वही प्रैक्टिस फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जो औपनिवेशवाद काल में जो यूरोपियन कंट्रीज किया करते थे अपनी कॉलोनीज बना के, वही चाइना अब कर रहा है कि वो देशों को इतना लोन दे रहा है। हमारे पास श्रीलंका का एग्जाम्पल है, हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जाम्पल है। देशों को इतना लोन दे रहा है, इतना कर्ज दे रहा है जो कर्ज एक्चुअली वो चुका नहीं सकते हैं। और जब वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो चाइना करता क्या है कि उनकी सरकार को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उनके यहाँ जो महत्वपूर्ण, उनके यहाँ जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनका कंट्रोल ले लेता है। तो वो कर क्या रहा है, वो एक तरह से एक नव उपनिवेशवाद या नियो इंपीरियलिज्म जिसको बोलते हैं नव साम्राज्यवाद, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से चाइना की अंतर्राष्ट्रीय साख बहुत ही घट रही है और चाइना को अब उस देश की तरह देखा जा रहा है जो देश अगर आप उनको इनवाइट करें अपने देश में तो वो आपके ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं। इसको हम डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं चाइना की, कि जहां पे वो देशों को लोन देकर उन पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना की साख इंटरनेशनल रिलेशंस में गिरी है। इसीलिए चाइना बहुत सारे देशों में, केवल भारत ही नहीं, हम चूंकि भारत में रहते हैं और इसीलिए हमारे बॉर्डर्स पे कुछ होता है तो तुरंत हम अटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं, हमारी आर्मीज काम करने लग जाती हैं, हमारी गवर्नमेंट काम करने लग जाती है। पर चाइना ये जो काम हमारे साथ कर रहा है, ये हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारे और भी देश हैं, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, जापान है, मंगोलिया है, इन सारे देशों के साथ वो काम करता है। वो हमेशा बाहर कोई ना कोई दुश्मन बना के रखता है ताकि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर सके या इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, जिससे कि वो आके चाइना के साथ टेबल पे निगोशिएट करें। और यही रीजन है जब भी भारत के बॉर्डर पे कुछ चाइना करने की कोशिश करता है तो एक्चुअली भूभाग से उसका कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं है, वो लैंड लेके कुछ नहीं करना चाहता है। वो करना ये चाहता है कि किसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में वो देशों को पिंग करे ताकि वो कोई अलायंस ना बनाए उसके खिलाफ, वो किसी तरह के, और खासकर भारत तो इमर्जिंग पावर है, चाइना के साथ वो कॉम्पीट करता है इंटरनेशनल सिस्टम, इसीलिए चाइना का हमेशा भारत को लेके एक अलग तरह का रवैया रहता है। तो ये सारे कारण थे, एंडोजीनियस फैक्टर्स, एक्सोजीनियस फैक्टर्स, आंतरिक कारण और बाह्य कारण, जिनके वजह से हम देखते हैं कि चाइना अब इस तरह का बिहेवियर करने की कोशिश करता है। खासकर जब बिना किसी बात के, बिना किसी उकसावे के आप किसी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण ढूंढे जाते हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। आप इन सारे फैक्टर्स को मैंने लिस्ट बना के इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे, उनको ये फैक्टर्स लिखना होगा। अगर आंसर आते हैं आपके जीएस पेपर 2 में तो ये सारे फैक्टर्स वहां पे मेंशन करना, ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत की लीडरशिप को क्या करना चाहिए? हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें उस देश से निगोशिएट करना है जो देश एक्चुअली पीस और स्टेबिलिटी चाहता ही नहीं है। चाइना स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहता है, स्टेबिलिटी उनके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी वो अगर बना के रखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो और भी बहुत सारे इमर्जिंग पावर्स हैं जो चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए चाइना हमेशा कोशिश ये करता है कि वो भारत पे कुछ ना कुछ करता रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा, जिससे कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इंडिया में भी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी थोड़ा प्रेशर बन के रहे। तो हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए कि चाइना को हम डील कैसे करेंगे, उसके इरेटिक बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करेंगे। इंटरनेशनल अलायंसेस के जरिए ही हम चाइना को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, चाइना पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो हम चोट चाइना पे पहुंचा सकते हैं,
चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री रही है बहुत दिनों तक और अब भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। देशों को आत्मनिर्भर बनना होगा, उन्हें चाइना से कम सामान खरीदना होगा और तभी चाइना को ये सबक पता लगेगा कि हम भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। जिस इकोनॉमिक पावर की वजह से, जिस आर्थिक शक्ति की वजह से चाइना दूसरे देशों के ऊपर अपनी पॉलिसीज को थोपने की कोशिश करता है, उसी आर्थिक शक्ति पे हमें चोट करनी होगी। और यही शायद हमारे प्रधानमंत्री बोलने की कोशिश भी करते हैं जब वो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर, ये और भी बहुत सारे देश हैं जो अब इस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं, जिनको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बोलते हैं, कि जहां पे अपने हम इंपोर्ट्स कम कर सकें। तो हमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लान के अलावा आर्थिक रूप से भी चाइना को चोट पहुंचानी पड़ेगी, तभी आप चाइना को इंटरनेशनल सिस्टम में कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि चाइना वो देश है जिसको हम जानते ही नहीं है कि वो करेगा क्या, उसकी कथनी करनी में बहुत फर्क होता है। बहुत ही इरेटिक बिहेवियर है चाइना का, अनप्रिडिक्टेबल है, नार्सिसिस्ट कंट्री है जो अपने आप को ही सबसे ऊपर समझता है। तो इस तरह के देशों के साथ हमें उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा ये कि हमें थोड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन भी करने की आवश्यकता है। जहां पे चाइना अपनी मिलिट्री के जरिए सीमा का उल्लंघन कर रहा हो, वहां पे हमें भी थोड़ा मिलिटरीली फॉरवर्ड पोजीशन लेने की जरूरत है, ताकि हम चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। तो ये 3-4 रीजंस हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तीसरा मिलिट्री इंटरवेंशन। हम चाइना को ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना को कंट्रोल करने का और कोई भी तरीका नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करता हूं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कवायद अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो आपको अच्छा लगा ही होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं। और जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप ज़रूर जाके उन वीडियोज़ को देखिए। वो वीडियोज़ भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, उन वीडियोज़ से आपको पता लगेगा, उन प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।